सुबह का समय था और पूरे घर में एक अलग ही हलचल थी। सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे क्योंकि उन्हें गांव में एक रिश्तेदार की शादी में जाना था। घर में सब खुश भी थे और थोड़ी बहुत भागदौड़ भी, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रिया के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सब लोग जल्दी करो, समय पर निकलना बहुत जरूरी है। ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती। माँ जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार इतना लंबा ट्रेन का सफर करूंगी, मजा ही आ जाएगा। एक्साइटमेंट ठीक है रिया, लेकिन जरूरी सामान चेक कर लो, बाद में कुछ भूल गई तो परेशानी होगी। भाभी आज इसे थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, हर बात में मत टोका करो। हाँ, आज इसे खुलकर रहने दो, वैसे भी शादी के बाद पहला सफर है इसका। सब लोग अपना अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। बाहर हल्की धूप थी और रास्ते में हल्का ट्रैफिक भी था। गाड़ी के अंदर हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था और सब अपने अपने अंदाज में सफर को लेकर बातें कर रहे थे। देख लो सब, किसी का टिकट कहीं छूट ना जाए, बाद में स्टेशन पर खड़े रह जाओगे। पापा जी, मैंने सारे टिकट अपने बैग में रख लिए हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अच्छा है, वरना हर बार कोई ना कोई टिकट भूल जाता है और फिर भाग दौड़ होती है। मम्मी, मैं ट्रेन में ऊपर वाली सीट पर ही सोऊंगा, मुझे बहुत मजा आता है। अरे नहीं चिंटू, इस बार मैं ऊपर सोऊंगी, तुम नीचे सो जाना। लगता है सीट की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। स्टेशन पर पहुंचते ही हर जगह भीड़, आवाजें और हलचल ही दिखाई देती है। अनाउंसमेंट की आवाजें, लोगों की भाग दौड़ और आती जाती ट्रेनों का शोर एक अलग ही माहौल बना रहा था। रिया हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे ये सब उसके लिए नया अनुभव हो। वाह, स्टेशन तो बहुत ही अलग दुनिया है। इतनी भीड़ और इतनी सारी आवाजें, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ध्यान से चलो, भीड़ में खोना बहुत आसान होता है। मेरा हाथ पकड़ लो। देखो, हमारी ट्रेन आ गई है, जल्दी से चढ़ना होगा। पहले सामान अंदर रखो, फिर आराम से सीट ढूंढेंगे। सब एक साथ रहना, कोई भी अलग मत होना। ट्रेन के अंदर घुसते ही सब अपने अपने सीट नंबर ढूंढने लगते हैं। थोड़ी भागदौड़ के बाद सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और सामान भी सेट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे सफर का असली मजा शुरू होने वाला था। ये मेरी सीट है ना, और ऊपर वाली बर्थ भी मेरी होगी, मैं ऊपर ही सोऊंगी। नहीं रिया, ऊपर मैं सोऊंगी, मुझे नीचे सोने में परेशानी होती है। दीदी, आप हर बार ऊपर सोती हो, इस बार मुझे मौका दे दो ना। और तुम हर बार बहाना बनाती हो, इस बार मैं नहीं मानूंगी। अरे अभी से मत लड़ो, पूरा सफर बाकी है। हाँ, पहले बैठकर आराम करो, फिर देखेंगे कौन कहाँ सोएगा। माहौल को हल्का और मजेदार बनाने के लिए पूजा अंताक्षरी खेलने का आइडिया देती है। धीरे धीरे पूरा परिवार इसमें शामिल हो जाता है और डिब्बे में हंसी और गानों की आवाज गूंजने लगती है। चलो सब, अब अंताक्षरी खेलते हैं, सफर और मजेदार हो जाएगा। मैं शुरू करता हूँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। अब मेरी बारी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। अब मेरी बारी। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, खा के पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। अरे वाह चिंटू, कितना अच्छा गाया तू। तभी चाय चाय की आवाज आती है। चाय वाला गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आता है और सब लोग चाय के साथ स्नैक्स का मजा लेने लगते हैं। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। इधर देना भाई, 6 कप चाय। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, सच में अलग ही मजा है ट्रेन में चाय पीने का। ये नमकीन भी लो, चाय के साथ अच्छा लगेगा। बिस्कुट भी देना भाई। यही मोमेंट्स सफर को यादगार बनाते हैं।
चाय पीते पीते रिया और पूजा की नजर सामने बैठे दो आदमियों पर जाती है जिनका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। उनके पास बैठी दो लड़कियां डरी हुई नजर आ रही थीं। दीदी वो देखो सामने, उन लड़कियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। हाँ, और वो आदमी बार बार उन्हें घूर रहे हैं और कुछ कह भी रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। हमें ध्यान से देखना होगा, बिना कुछ समझे कदम नहीं उठाना चाहिए। जैसे ही दोनों आदमी गेट के पास फोन पर बात करने जाते हैं, दोनों धीरे धीरे पास जाकर स्थिति समझने की कोशिश करती हैं। माहौल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तुम ठीक हो? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हमें जबरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा है। क्या? घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब दोनों को समझ आ जाता है कि मामला सीरियस है और उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। हमें सीधे भिड़ना नहीं चाहिए, पहले किसी अधिकारी को बुलाते हैं। हाँ, टीटी को बुलाते हैं और बाकी लोगों को भी अलर्ट करते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी सीरियस क्यों हो? अभी समझाने का समय नहीं है, बस हमारी मदद करो। दोनों तुरंत टीटी को बुलाती हैं और पूरी बात बताती हैं। सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? वहाँ दो आदमी लड़कियों को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कार्रवाई करता हूँ। अब मामला खुलकर सामने आता है और सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हें क्या मतलब? मतलब है क्योंकि ये गलत है, अब तुम बच नहीं सकते। आरपीएफ आकर उन लोगों को पकड़ लेती है और लड़कियां सुरक्षित हो जाती हैं। तुम दोनों गिरफ्तार हो। धन्यवाद दीदी, अब तुम सुरक्षित हो। दोनों आरपीएफ ऑफिसर्स उन दोनों लड़कियों को भी साथ में ले जाती हैं ताकि वो उन्हें उनके परिवार तक सुरक्षित पहुंचा सके। और अब पूरे डिब्बे में सिर्फ रिया और पूजा की ही चर्चा हो रही थी। हर कोई उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। ये मेरी बहुएं हैं। गर्व है तुम दोनों पर हमें। सच में कमाल कर दिया। रात होने लगी थी और ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर अंधेरा छाया हुआ था और अंदर हल्की रोशनी में लोग धीरे धीरे अपनी बर्थ पर जाने लगे थे। लेकिन पूरे डिब्बे में अब रिया और पूजा की बहादुरी की चर्चा हो रही थी। आज तुम दोनों ने जो किया है वो सच में बहुत बड़ा काम है। हर कोई ऐसी हिम्मत नहीं दिखा पाता। बिल्कुल सही कहा। इतने लोग थे लेकिन सही वक्त पर सही फैसला तुम दोनों ने लिया। यही असली समझदारी होती है। माँ जी, हमने तो बस इंसानियत के नाते जो सही लगा वही किया। अगर हम चुप रहते तो शायद हमें जिंदगी भर अफसोस होता। और जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो डर के कारण पीछे हटना भी गलत होता है, इसीलिए हमने कदम उठाया। सच कहूँ तो मैं भी सोच रहा था कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम दोनों ने जितनी जल्दी समझा वो कमाल है। अब तो पूरा डिब्बा तुम्हारी तारीफ कर रहा है। ये सफर यादगार बन गया है। धीरे धीरे जब सब सोने की तैयारी करने लगे तो फिर से बर्थ को लेकर वही पुरानी नोक झोंक शुरू हो गई। लेकिन इस बार माहौल में गुस्से की जगह हल्की मुस्कान और अपनापन था, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे को और बेहतर समझने लगी थी। दीदी, आज तो मैं ऊपर ही सोऊंगी। इतना बड़ा काम किया है मैंने, मुझे तो आराम चाहिए। अरे वाह, काम मैंने भी किया है, तुम अकेली हीरो नहीं हो। ऊपर तो मैं ही सोऊंगी। आप हर बार बड़ी होने का फायदा उठाती हो, एक बार मुझे भी मौका दे दो ना। और तुम हर बार छोटी होने का बहाना बनाती हो, इस बार ये चाल नहीं चलेगी। लगता है ये बहादुरी वाली टीम अब सीट के लिए लड़ने वाली टीम बन गई है। अच्छा, एक काम करो, आज दोनों ऊपर सो जाओ, हम नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, वरना ये बहस खत्म नहीं होगी। दोनों की इस प्यारी नोकझोंक को देखकर पूरा परिवार हंसने लगता है। माहौल हल्का हो जाता है और सफर फिर से खुशियों से भर जाता है। अरे तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल है। पहले बहादुरी दिखाती हो और अब सीट के लिए बहस कर रही हो। सच में तुम दोनों के बिना ये सफर इतना मजेदार नहीं होता। पापा जी, ये बहस नहीं है, ये तो बस फ्रेंडली डिस्कशन है। हाँ, और इस डिस्कशन में जीत मेरी ही होगी। मुझे भी ऊपर सोना है, मैं भी हीरो हूँ। सब जोर से हंसते हैं। सब लोग धीरे धीरे अपनी बर्थ पर लेट जाते हैं और हल्की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। इस शांत माहौल में रिया और पूजा आपस में धीरे धीरे बातें करने लगती हैं और इस तरह बात करते करते दोनों सो जाते हैं। कुछ ही घंटों में सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आने लगती है और लोग धीरे धीरे उठने लगते हैं और अपने सामान को समेटने लगते हैं। उठ जाओ सब, स्टेशन आने वाला है, देर मत करो। इतनी जल्दी सुबह हो गई। हाँ, लेकिन सफर इतना अच्छा था कि समय का पता ही नहीं चला। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना सामान भी चेक कर लो, कुछ पीछे मत छोड़ना। जैसे ही लोग उठते हैं,
कई यात्री फिर से रिया और पूजा के पास आकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। उनके चेहरे पर सम्मान और गर्व साफ नजर आ रहा था। आप दोनों ने जो किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप नहीं होती तो उन लड़कियों का क्या होता, सोचकर ही डर लगता है। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है, कोई भी होता तो यही करता। सही वक्त पर सही कदम उठाना ही जरूरी होता है। आप दोनों सच में बहादुरी की मिसाल हैं। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकती है और लोग उतरने लगते हैं। सफर खत्म हो चुका था, लेकिन जो यादें बनी थीं वो हमेशा के लिए साथ रहने वाली थीं। सब लोग अपना अपना सामान संभाल लो। कोई चीज सीट पर भूल मत जाना। ये सफर खत्म हो गया, लेकिन बहुत कुछ सिखा गया। हाँ, ये सिर्फ सफर नहीं था, एक एक्सपीरियंस था। और एक कहानी भी, जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। प्लेटफॉर्म पर उनके रिश्तेदार उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वे उतरते हैं, सब खुशी से उनका स्वागत करते हैं। अरे आ गए आप लोग, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा अलग भी रहा। हमें सब पता चल गया है, आपने ट्रेन में बहुत बड़ा काम किया। आपको कैसे पता चला? आजकल खबर फैलते देर नहीं लगती। और ऐसे ही हंसी खुशी पूरा परिवार शादी अटेंड करने गांव पहुंच जाता है, जहां सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे से दोनों बहुओं का पूरे परिवार के साथ स्वागत करते हैं और गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी बहादुरी की चर्चा हर जगह हो रही थी। ननद के पहले बच्चे होने पर अमीर और गरीब बहू का पहनावा। सुबह की धूप जैसे ही हवेली के आंगन में उतरती है, सरिता हाथ में झाड़ू लेकर तुलसी के चौरे के पास आ जाती है। मैया, सब ठीक रखना, आज भी घर में शांति बनाए रखना। उसी वक्त सीढ़ियों से उतरती हुई अनामिका का मोबाइल स्पीकर पर बज रहा था। यार, देसी घरों में रहकर भी मैंने खुद को कितना अपग्रेड रखा है। थैंक गॉड, मैं गांव वाली टाइप नहीं हूँ। सरिता ने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। सरिता बहू, छोड़ो, आदत डाल लो। जी माँ जी, सब भगवान की मर्जी है। कुछ देर बाद नाश्ते की मेज पर अनामिका ने सरिता की सादी सूती साड़ी की ओर देखा। सरिता, ये साड़ी तो मेरी मेड भी नहीं पहनती, तुम कुछ मॉडर्न क्यों नहीं ट्राई करती? भाभी जी, इसमें मुझे आराम लगता है और काम भी अच्छे से हो जाता है, और मुझे मॉडर्न कपड़े पहनने का कोई भी शौक नहीं है। आराम? लाइफ में थोड़ा स्टाइल भी होना चाहिए, वरना लोग गांव की छाप पहचान ही लेते हैं। रही बात शौक की, वो तो पहनते पहनते लग जाती है। तभी धनराज सिंघानिया ने अखबार के पीछे से झांकते हुए कहा, अनामिका, हर किसी की पसंद अलग होती है, जरूरी नहीं कि कोई तुम्हारी तरह से मॉडर्न ड्रेस ही पहने। डैडी जी, मैं तो बस इन्हें अपग्रेड करना चाहती हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं। सरिता चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी में संस्कार बोल रहे थे। उसी समय बाहर कार रुकने की आवाज आती है। लगता है हमारी परिधि आ गई। दरवाजा खुलते ही परिधि अंदर आती है, मुस्कुराती हुई, हल्के गुलाबी सूट में, चेहरे पर मासूमियत लिए। माँ, बाबा। आजा मेरी बच्ची, कैसी है तू? वहीं दोनों भाभियां एक साथ आगे बढ़ती हैं। ओ माय गॉड, मेरी क्यूट ननंद, कैसी हो? आ गई हमारी लाडली, थक गई होगी, बैठो। जैसे ही परिधि घर में आती है, हवेली की हवा बदल जाती है। जहां ताने होते थे वहां मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो हवेली के अंदर खुशियों की बौछार आ गई हो परिधि के आने से। अरे अरे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम से एक साथ ही टूट पड़े आप लोग तो। थोड़ी देर बाद सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। परिधि बार बार सरिता की ओर देख रही थी। क्या बात है परिधि, कुछ कहना चाहती हो? परिधि ने शर्माते हुए कहा, माँ, पापा, भाभी, मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल को सन्नाटा, फिर खुशी का सैलाब आ गया हवेली के अंदर। क्या सच? भगवान ने हमारी झोली भर दी। ओ वाओ, मैं मॉडर्न बेबी शावर प्लान करूंगी फिर तो। मैया का आशीर्वाद है, सब मंगल होगा। अब आपकी देखभाल हम सब मिलकर करेंगे। परिधि ने सरिता का हाथ पकड़ लिया। भाभी, मुझे आपके हाथ का खाना बहुत सुकून देता है। अनामिका ने यह सुना तो हल्की सी भौहें चढ़ गई। परिधि, अब तू यहीं रहेगी पूरे 9 महीने। अब से तुझे खास देखभाल की जरूरत है। पापा, मुझे आप सबके पास ही अच्छा लगता है, और अब भाभीयों से सेवा लेने की भी बारी है मेरी। अरे क्यों नहीं दीदी, बस आप हुक्म कीजिए, सब आपके सामने हाजिर होगा। तभी बीच में अनामिका बोल पड़ती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर तो मैं पूरी प्रेगनेंसी को लग्जरी बना दूंगी।
और मैं इसका ऐसे ध्यान रखूंगी जैसे अपनी बहन का। इस तरह दोनों भाभियां, एक मॉडर्न एक संस्कारी, एक ही ननद के लिए लेकिन अलग अलग तरीके से अपनी ननद की सेवा में लग जाती हैं। हवेली में खुशी का माहौल था, लेकिन उसी खुशी के बीच अमीरी और गरीबी की अदृश्य दीवारें और ऊंची हो रही थी। एक तरफ चमक दमक और दूसरी तरफ सादगी, और इन दोनों के बीच परिधि जो दोनों की प्यारी थी और आने वाले समय में इसी प्यार की कसौटी बनने वाली थी। इसी तरह कुछ महीने बीतते हैं। परिधि के मायके आए अब पूरे 2 महीने हो चुके थे। हर सुबह, हर शाम, हर काम पर बस एक ही नाम छाया रहता था, परिधि। सुबह सरिता सबसे पहले उठती है। परिधि के लिए आज बाजरे की रोटी बनाऊंगी, पेट हल्का रहेगा। वहीं अनामिका अपने कमरे में लैपटॉप खोले बैठी थी। हाँ, प्रेगनेंसी न्यूट्रिशनिस्ट की लिस्ट भेजो। ऑर्गेनिक क्विनोआ चाहिए जो सबसे बेस्ट हो। परिधि कमरे से बाहर आती है। भाभी, आज मुझे सादा खाने का मन है। नो वे, ये देसी खाना ओल्ड फैशन है। क्या पता इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। परिधि, जो मन करे वही खाओ, बच्चा खुश रहेगा और इससे तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये माँ और बच्चे के लिए काफी हेल्दी है। परिधि चुपचाप सरिता की थाली की ओर देखने लगती है। एक दिन अनामिका ने ऐलान कर दिया, परिधि, आज हम मॉल चलेंगे, बेबी शॉपिंग करनी है। मैं भी साथ चलूं? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, वहाँ तुम्हारे टाइप का कुछ मिलेगा भी नहीं। परिधि बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं भाभी, सरिता भाभी भी चलेंगी, हम सब एक साथ चलेंगे। अनामिका अंदर ही अंदर झुंझला गई। इस तरह से वो सभी मॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी मॉल में पहुंच जाते हैं। मॉल की चमक दमक अलग ही थी। कांच की दीवारें, विदेशी ब्रांड्स। देखो परिधि, ये इटालियन बेबी ड्रेस सिर्फ 25,000। इतनी महंगी? भाभी, इट्स टू कॉस्टली। बच्चे को कपड़े नहीं, माँ की गोद चाहिए होती है अनामिका। ये सुनकर अनामिका ठहाका मारकर हंसती है। वाह, फिलॉसफी फ्री में, बहुत खूब। परिधि ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को सरिता परिधि को लेकर लोकल बाजार गई। देखो, सूती कपड़ा मुलायम और सस्ता। परिधि ने कपड़ा हाथ में लिया। ये तो बहुत सुकून दे रहा है और सच में ये काफी सॉफ्ट है। ये मुझे पसंद आया भाभी। इस तरह वो लोकल बाजार से शॉपिंग करके घर आ जाती है। कुछ समय बाद रात के खाने पर बहस छिड़ जाती है। परिधि, तुम्हें मॉडर्न माँ बनना चाहिए, ना कि गांव की गवार। माँ तो माँ होती है, तरीका चाहे कोई भी हो। और आजकल की मॉडर्न माँ सिर्फ अपने आप पर ही ध्यान देती है, ना कि बच्चे पर। इसीलिए संस्कार और संस्कृति में रहना ही अच्छा है। ओह गॉड, गरीबी को संस्कार मत कहो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। भाभी, सरिता भाभी का दिल बहुत अमीर है। अनामिका चुप हो जाती है। इसी नोकझोंक के साथ दिन महीने बीते। अब परिधि का 8वां महीना चल रहा था। सरिता उसके पैरों में तेल लगा रही होती है। थक गई होगी, आराम करो। अनामिका दूर खड़ी देखती है। ये गांव वाली सबका दिल कैसे जीत लेती है। एक सुबह गाड़ी आकर रुकती है। लगता है परिधि की सास आ गई है। दरवाजा खुलता है। बेटी, कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? परिधि ने गले लगा लिया। जी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर 2 भाभियाँ हैं, यहाँ मेरी सेवा करने के लिए। सुधा देवी ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। किसने इसका इतना सबसे ज्यादा ध्यान रखा? परिधि बिना सोचे बोली, सरिता भाभी ने। ये सुनकर अनामिका का चेहरा उतर गया। परिधि की सास सबसे मिलती है, बातें करती है और फिर वहां से चली जाती है। वहीं सिंघानिया हवेली में एक नई हलचल शुरू हो गई थी। हलचल किसी बीमारी का नहीं था, गोद भराई की तैयारियों की थी। घर के हर कोने में एक ही बात गूंज रहा था, ननद की गोद भराई। रात के खाने पर अनामिका ने सबसे पहले बात छेड़ी। तो तय रहा, गोद भराई ग्रैंड होगी, थीम पिंक एंड गोल्ड। परिधि की सास ने तो सादगी की बात कही थी। माँ जी, आजकल सादगी भी महंगी होती है। सरिता चुपचाप सब सुन रही थी। गोद भराई में भावना जरूरी है, दिखावा नहीं। भावना पेट नहीं भरती सरिता। तभी परिधि ने दोनों की ओर देखा। मुझे बस सुकून चाहिए, बाकी सब आप लोग देख लो। इस तरह अनामिका शहर के सबसे बड़े डिजाइनर स्टोर से लौटती है। परिधि, देखो, ये डिजाइनर गाउन सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर है भाभी। अब देखना, सब पूछेंगे ये किसने दिलाया। बिल्कुल भाभी, आप इतने प्यार से जो मेरे लिए लेकर आई है। वहीं सरिता ने घर के एक छोटे से कोने में सिलाई सेट लगा रखा था। बच्चा आए, माँ को तकलीफ ना हो, कुछ ऐसा बनाऊंगी मैं। वो सूती कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी, छोटे छोटे फूल और नरम धागे। गोद भराई का जोड़ा है, भारी नहीं होना चाहिए।
इस तरह उसने परिधि के बच्चे के लिए भी कपड़े सिल दिए थे और कुछ दिन बाद ससुराल में समारोह था। सजावट चमकदार थी और परिधि ने अनामिका का डिजाइनर गाउन पहना। भाभी, ये थोड़ा भारी लग रहा है, बहुत हैवी है ये तो। पेट पूरा कसा कसा सा लग रहा है। अरे एडजस्ट कर लो, फोटो परफेक्ट आएगा और तुम काफी प्यारी लगोगी। कुछ ही देर में परिधि का चेहरा उतरने लगा। परिधि, ठीक तो हो? माँ, सांस भारी लग रही है बस। सरिता दौड़ते हुए आई। इसे बदलना होगा। सरिता अपने कमरे में अपना सिला हुआ सूती जोड़ा लेकर आती है। परिधि, इसे पहन लो। परिधि ने कपड़ा हाथ में लिया। यही चाहिए था मुझे। कुछ ही देर में परिधि बदले हुए रूप में बाहर आती है। चेहरे पर सुकून, आंखों में चमक। यही है असली श्रृंगार। मेहमानों की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कितना आरामदायक लग रहा है और कितनी सादगी में सुंदर। अनामिका का चेहरा फीका पड़ गया। कार्यक्रम के बाद परिधि ने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया, महंगे कपड़े शरीर सजाते हैं पर सच्चा प्यार आत्मा को सुकून देता है। उसने सरिता का हाथ थाम लिया। भाभी, आपने मुझे माँ बनने का असली मतलब सिखाया है। सरिता की आंखें भर आई। मैंने कुछ नहीं किया, बस दिल से चाहा। अनामिका चुपचाप खड़ी थी। शायद मैं ही गलत थी। सिंघानिया हवेली ने उस दिन सीखा कि अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती और गरीबी सिर्फ जेब में नहीं रहती। कपड़े बदले जा सकते हैं लेकिन सोच नहीं। पर अगर सोच बदल जाए तो पूरा घर बदल जाता है। और उस बदलाव की वजह बनी एक ननद और एक माँ बनने वाली बेटी परिधि। 9वें महीने में परिधि एक बच्चे को जन्म देती है और इस तरह घर में खुशियों का माहौल छाया रहता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।